अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस आखिरी लेक्चर में। ये आखिरी लेक्चर हमारा जो कि आज के दिन हम ले रहे हैं और इसके बाद फिर आप लोग जो हैं अपनी तैयारियां खुद से कैरी करेंगे। टेस्ट आप लोगों के हो चुके हैं, आगे भी होंगे कुछ टेस्ट। और सर रो रही हैं चुप चुप नहीं, मैं आ चुका हूँ यार, क्या हो गया है? मैं यहाँ पर इस वक्त आपके सामने हूँ, आपको नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा भी मैं आप लोगों को? क्या कहते हो? अच्छा, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने दोनों भी कर लेंगे। गलती से ले आए तशरीफ, गलती से ले आए तशरीफ है। अच्छा, अफीरा यार, गलती से ले आए तशरीफ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हानिया, अच्छा सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए सब ठीक है भाई? खैरियत से हैं आप लोग? भाई मैं क्यों रुलाऊंगा किसी को भी? मैंने क्यों रुलाना है किसी को भी? बस ये है कि जस्ट पढ़ते हैं और फिर अलविदा करके चले जाते हैं, इसमें क्या मसला है? सर जी यस बताएं, वालेकुम अस्सलाम। तो करें स्टार्ट जल्दी से, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट डे कौन पढ़ता है? सब पढ़ते हैं भाई, सब पढ़ते हैं। तो पहले तो जो है हम लास्ट जो हमारा कुछ रह गए हैं टॉपिक्स उसको हम कवर करें, उसके बाद फिर जो है कोई बातचीत करेंगे, कोई पार्टी शार्टी होती है, ठीक है कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फंडिंग आप तो ने कर ली होगी आपस में, सर काले अकेले अकेले चाय। देखो उस दिन आपने तो पिलाई नहीं थी, अब मैं अकेले पीऊँगा ना, आपने तो उस दिन अकेले अकेले पी ली, अब मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, देखो मैंने आपसे कहा था कि मेरी जो है मतलब कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जो है नोट्स प्रोवाइड करूं। मतलब नोट्स में बात ये है कि स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूं। जो भी हमारे पास जो है ये वाला जो चैप्टर हमने क्लोज़ किया था मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, वो वाला, उसमें मैंने आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड की थी। और इस तरह से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की भी, क्योंकि आप जानते हैं कि थ्योरेटिकल सारा के सारा है और उसमें जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह मौजूद हैं। तो उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर अगर हम जो है थोड़ा सा उसको स्मार्ट वे में अगर हम पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं, उन स्लाइड्स को हम ज़रा देखेंगे और कुछ टॉपिक्स हम वैसे ही देख लेंगे। वाइट बोर्ड पे मैं कुछ पॉइंट्स उनके जो है आप लोगों को नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम जो है स्लाइड्स पे आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इसके थ्रू कवर करेंगे। आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पोल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और पोल्यूशन के हवाले से डिस्कस करते हैं, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास हो सकते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है। तो पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर भी है। जहाँ तक एयर पोल्यूशन की बात है तो इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हम कहते हैं कि कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बने, कोई भी केमिकल हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बने, ठीक है, और हिस्सा बनने के बाद क्या करे भी, जो हमारे लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, लाइफ क्वालिटी है, उसको डिस्टर्ब करें, ठीक है। इस तरह के सब्सटेंस को हम पोल्यूटेंट कहते हैं और इस तरह के फिनोमिना को हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। सो मेंशन किया हुआ है द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर विच डैमेजेस द इन्वायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। इसको हम एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो है बर्निंग करते हैं तो उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इस तरीके से जो है हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स हमारे इन्वायरमेंट का टोटली हिस्सा बन रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंट का जो है क्या करती हैं, डायरेक्टली तौर पे हिस्सा बनती हैं, ठीक है। तो यही हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो कि हमारे जो है एटमॉस्फेयर का हिस्सा बने, एयर का हिस्सा बने और उसको पोल्यूट करे, इट इज़ द पोल्यूटेंट एंड द फिनोमिना एज अ होल इज कॉल्ड एज पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन इसको हम कहते हैं। अब दो तरह के हमारे पास पोल्यूटेंट्स होते हैं। मे बी एक बात करनी है, आप बातें का कब करूं, बताएं कब करूं, सारा लास्ट में कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सो प्राइमरी पोल्यूटेंट की पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो तमाम के तमाम पोल्यूटेंट्स के जो डायरेक्टली तौर पे हम इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाते हैं थ्रू आवर ह्यूमन एक्टिविटी, और जो है और इस तरह से नेचुरली तौर पे भी जो है डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बनते हैं। यानी कि जो फर्स्ट हैंड पोल्यूटेंट हमारे पास होंगे, फर्स्ट हैंड पोल्यूटेंट मतलब क्या है कि जी जैसे कि हम जो है जो ऑटोमोबाइल, मतलब कि जो हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं उसमें कंबस्शन होती है, फ्यूल की कंबस्शन के थ्रू हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे होते हैं, ऑक्सीजन कार्बन के ऑक्साइड बन रहे होते हैं, इस तरीके से सल्फर के ऑक्साइड बन रहे होते हैं। वो डायरेक्टली तौर पे एग्जॉस्ट होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बनते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर जो है जाने के बाद
क्या करते हैं भी इसको पोल्यूट करते हैं। तो ऑल आर दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, एग्जांपल मैंने प्रोवाइड की यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, अमोनिया हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या होते हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, यहाँ तक सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स के जो बने बाय डायरेक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स जो हैं इनमें अगर हम एग्जांपल्स लें तो हम कहते हैं कि भी जो प्राइमरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स से बनेंगे, जैसे कि HF की बात की हुई है, डिफरेंट एसिड्स हैं ना, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना, सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फर के ऑक्साइड से, इस तरीके से नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है उनका वाटर से डायरेक्ट यानी वाटर वेपर से डायरेक्ट और फिर फर्दर आगे। ठीक है, इस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, ठीक है जी, परऑक्सी नाइट्रेट है जिसको पेन कहते हैं, परऑक्सी जो है बेंजोइल मेंशन किया हुआ है जिसको हम जो है POB मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ओजोन है, दीज ऑल आर द सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स व्हिच आर फॉर्म व्हेन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर रेक्ट टुगेदर और रेक्ट विद एनी अदर इम्प्योरिटी और एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, और इस तरीके से वो फाइनली तौर पे ये चीज़ बनाते हैं। यहाँ तक अगर आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछें, नहीं तो फिर हम जो है आगे चलते हैं। रमीज़ नहीं आया अभी, रमीज़ को मिस कर रहे हैं आप लोग, मसला की कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस करें, तो फिर हम जो है नेक्स्ट जल्दी से भागते हैं आगे ताकि जल्दी से इसको कवर करके वाइट बोर्ड पर आएँ। कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करनी और उसके बाद फिर हम जो है इख्तितामी लम्हात में कुछ इख्तितामी जो है अल्फाज का मुजाहरा करते हुए आप तक पहुँचाते हुए सेशन का बाकायदगी से क्लोज़ करें इसको। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट डे है, हम अगर देखते हैं तो मैंने एक टेबल जो है आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जिसमें कि मैं आप लोगों को डिफरेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं उनके सोर्सेज और उनके बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं आप लोगों से शेयर करूँगा। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर हम नेचुरली तौर पे उसकी बात करते हैं कि कहाँ से ये आता है, तो नेचुरली तौर पे इसको हम वॉल्केनिक एरप्शंस जो हैं उससे हासिल करते हैं। इस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर है। आप जानते हैं कि बर्निंग ऑफ मीथेन यानी हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से फायर बर्निंग है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात है तो फायर बर्निंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप इसमें क्या कहते हैं भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बर्निंग हो रही है। इवन आपका जो क्या कहते हैं कंबशन इंजन है, ठीक है, उसमें आप फ्यूल बर्न करते हो तो वो भी अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में है तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप करता है। तो 75% कार्बन मोनोऑक्साइड वहीं से आप लोग बना रहे होते हो। ठीक है, इस तरीके से फॉरेस्ट फायर है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम के थ्रू आप लोग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर का जो है वो हिस्सा बना रहे होते हैं और अल्टीमेटली उसके थ्रू बन रहे होते हैं। बाकी जहाँ तक बात है प्रॉपर्टीज़ की, तो जो है हम कहते हैं कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, हाईली टॉक्सिक गैस है, इसलिए तो इसको हम कहते हैं कि इट्स क्या कहते हैं भी ये डेथ काज करता है, क्वाइट किलर इसको हम कहते हैं क्योंकि इसकी ना तो कोई जो है स्मेल है और ना ही इसकी कोई कलर है। सो हम ये लिखते हैं यहाँ पर कि भाई 3 टाइम्स लाइटर देन एयर है, तो इसलिए जाहिर सी बात है अपर मूव करेगी। ठीक है, लाइटर देन एयर मतलब कि ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक हो गया, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है जी, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट की जहाँ तक बात है तो हम कहते हैं हाईली पॉइजनस गैस है, काज सफोकेशन इफ इनहेल, मतलब कि वो हम ये बात जानते हैं कि भाई क्या कहते हैं अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो है वो बाइंड क्या कहते हैं ना बाइंड करने के बजाय ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाती है, फिर ऑक्सीजन शॉर्टेज होती है, उससे सफोकेशन काज होती है, अल्टीमेटली जो है डेथ काज होती है। इट बाइंड्स ब्लड विद ब्लड हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन। ठीक है, और इफ एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड देन इट विल बी अल्टीमेटली डेथ वो जो है वो काज करेगा। ठीक है, सो यहाँ तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछें, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई मसला आपकी कंफ्यूजन कुछ पूछना है आपने तो पूछ लें। हाँ जी, चलें आगे। सो इस थर्ड स्लाइड जो कि हम मूव करेंगे जिस पे हम बात करेंगे रिलेटेड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है,
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जो है बेसिक तौर पे बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। सर ये शायद यूफोन के हैं, सर से पूछ लो सारा भी, क्या कौन से यूफोन के हैं? हाँ जी सर बताएं क्या मसला है। भाई मैं अभी यहीं पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ये वाली स्लाइड अभी मैंने अपलोड नहीं की हुई, ठीक है। और यूफोन का क्या पूछना है आप लोगों ने मुझसे? मुझे ये है एक मसला, क्या मसला है जल्दी से बताओ आरिशा। सर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर बाइंड होती है, ये तो मेंशन नहीं किया हुआ एग्जैक्टली। इन कंपैरिजन जो है वो नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन ये है कि हम कहते हैं कि हायर मतलब कि स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। सर कल बड़े मज़े किए हैं आपने भाई, कहाँ यार, सिर्फ शॉर्ट स्पैन के लिए गया था, थोड़ा सा टाइम बस निकाल के। आज नहीं पढ़ाए सर भाई, क्या करते हो, लास्ट लेक्चर है उसमें तो कंप्लीट कर लेने दो। इंटरनेट पैकेज किसके पूछने हैं, मैं इंटरनेट पैकेज के बाद मतलब लग रहा हूँ आप लोगों को कि मैं बताऊँगा। मैं को यहाँ पर पब्लिसिटी करने के लिए आया हूँ किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की। अच्छा चलो जी 3 टाइम्स कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर करें यार। नाइट्रोजन ऑक्साइड की जहाँ तक बात है, अच्छा सर किसके साथ गए थे यार, ये वैसे बड़ी बात है। मैं घर वालों के साथ गया था, घर आने के साथ गया था, घर आने के साथ गया था, हैं। अच्छा तो अब देखो भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पढ़ लेते हैं जल्दी से, हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसकी बात करते हैं। तो अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि नेचुरली तौर पे कहाँ से आता है ये बायो बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूसेस मेनली नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से जो है करती हैं सारा, हाँ ये तो ये यूफोन का एग्जैक्टली स्टार 333 ऐश और स्टार 444 ऐश मिलाते हैं फॉर जैज, ठीक है। सर आप ऐसे बिल्जिक से ज़्यादा इस तरह बिल्जिक से ज़्यादा अच्छे लगेंगे सीरियस, उसने जैस की नहीं आप यूफोन की, सही है भाई, ठीक है यूफोन तुम ही तो हो, चलो सही है। अच्छा सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें सर, अगर GT1 टेस्ट दोबारा ओपन करना हो तो कैसे ओपन होगा, मुझे स्क्रीनशॉट लेने। भाई जो भी आप लोगों का टेस्ट है, आप लोग जो है रेड जो आप लोगों का लाइव बटन है उसके ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे, टेबल में आपको तमाम टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इवन मेरी जो है क्या कहते हैं मेरी जो ड्राइव है उस पर आप लोगों के लिए ज़्यादातर टेस्ट मौजूद है केमिस्ट्री के खास तौर पे। अच्छा सो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, नहीं बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है। देखो जब भी हम किसी भी मटेरियल को बर्न करें, अगर उसमें नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल है तो आप जानते हैं कि देखो जब भी मटेरियल हम बर्न करते हैं ना, तो मटेरियल में जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन से बाइंड करने के बाद वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप कार्बन जो है सॉरी मीथेन को बर्न करते हो तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा अपने आप को, और हाइड्रोजन अपने ऑक्साइड में वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। सो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन की हुई है कि अगर नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल है हमारे पास किसी एक एलिमेंट में, तो जो है हम कहते हैं कि जो है हमारे पास क्या होगा कि अल्टीमेटली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं उन बर्निंग के बाद डेवलप होंगे, ठीक है। और जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की बात है तो हम कहते हैं कि भी कोई कलर नहीं होता इसका, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। बाकी अगर हम रेजिडेंस टाइम की बात कर लेते हैं तो इनका रेजिडेंस टाइम फ़र्क है, नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 दिन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 3 दिन होते हैं कि वो जो है एयर का हिस्सा बनती है और रहती है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट की जहाँ तक बात है तो हम ये बात कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस HNO3, एक तो ये है। और HNO3 इज़ वन ऑफ द मेजर काज ऑफ एसिड रेन, ये मेजर काज आपकी कह सकते हैं कि होती है HNO3। हाँ भी कुछ पूछना है आप लोगों ने इस हवाले से तो पूछ लें। सो नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली सल्फ़र के ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे। सल्फ़र के 2 ऑक्साइड्स हम बात करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, बोथ, ठीक है जी। व्हेनेवर इट अवेलेबल इन कह सकते हैं एयर, ठीक है, they will combine with water vapors to make sulfuric acid and cause acid rain। सर ये तो हम खुद भी पढ़ लेंगे स्लाइड्स, आप आज नहीं पढ़ाएं भाई, क्या करना है फिर आप लोगों ने। आज कितने स्लाइड्स हैं, ये जस्ट सेमीफाइनल
सेमीफाइनल क्या सेकंड लास्ट है, ठीक है। जल्दी पढ़ाएं सर, मैं मैम सभा अभी देखनी है। ठीक है भाई, तो सीधी बात गो थ्रू कर लो। अगर कुछ पूछना उसमें से पॉइंट पे से, तो मैंने आपको बताया था कि भी डायरेक्टली तो आप पे सर ये परसेंटेज याद करनी एग्जैक्टली आपको याद करना पड़ेगी। इसलिए तो ये बता रहा हूँ आप लोगों को। वैसे आप ये बता रहा था कि स्लाइड्स देने का मकसद ये था कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो डेवलप करते हैं वो, और आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सल्फर के ऑक्साइड्स कहाँ से। सर आज लाजमी देखना है मैम को। अच्छा जी सर पढ़ाएँ आप। अच्छा जी ठीक है। अच्छा देखो, नेचुरल की जहाँ तक बात है तो वॉल्केनिक एरप्शन मेजर सोर्स है हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स का। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 67% हमारे पास आता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग गैसेस, ठीक है। अब ये कैसे डेवलप होंगी, हम जब भी जो है वो कहते हैं ना कि भाई कोई भी चीज़ बर्न करती है तो उसमें जो सल्फर का कंटेंट है वो अपने आप को सल्फर के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट मेंशन भी ये किया हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, कंबशन ऑफ कोल, अगर जो इसमें 1 to 9% सल्फर कंटेंट है तो वो सारे सल्फर के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद जहाँ तक बाकी बात है, अभी फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके थ्रू भी आता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है उसमें पेट्रोल के अंदर सल्फर अमाउंट होती है, ठीक है। पंजेंट ऑडर है, ठीक है, मतलब स्मेल होती है, वेरी इरिटेंट है और सफोकेटिंग है। बाकी उसके इफेक्ट्स हैं। हाँ भी जल्दी से कुछ पूछने तो पूछो। मुझे पता है कि आप लोग जो है ना सिर्फ गप्पे शप्पे मारने के लिए आए हुए आज आखिरी क्लास के अंदर, और कोई सरोकार नहीं आप लोगों को इन स्लाइड से या इनके पढ़ने से कुछ भी। सो लास्ट स्लाइड जो है गो थ्रू करेंगे, फिर वाइट बोर्ड पर आते हैं, कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने आज जो है ना पढ़ना पुढ़ना कोई नहीं है। सो एमसीक्यूज का आंसर ही दे दो, कुछ दें, बताएं जल्दी से। पंजन इरिटेटिंग कहलाती ना, चुभने वाली, जैसे वो गंदा अंडा नहीं होता रॉटन नेक, उसकी स्मेल कुछ चुभती है ना आप लोगों को इस तरीके से। या इवन जो ख़राब घी होता है उसकी भी, जिसमें रेंसिडिटी हो जाती है। सर ज़्यादा एसिड रेन H2SO4 है या फिर HNO3 है, भी दोनों हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कंटेंट किस तरह का है। हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो किस तरह का जो है मटेरियल, या आप कह सकते हैं कि किस तरह की जो गैसेस वो एग्जॉस्ट कर रही है उसमें कौन सा मटेरियल ज़्यादा होगा, ठीक है। चुभने वाली स्मेल, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन जिसकी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। सर आप क्या ईट कर रहे हैं? मैं ईट नहीं कर रहा, चाय पी रहा हूँ। सही है भाई, मैं ईट नहीं कर रहा, मैं चाय पी रहा हूँ। सो इट्स लास्ट वन। अच्छा सर आज बहुत बुरी स्मेल होती है पंजन, एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ बहुत बुरी स्मेल होती है, ठीक है। अच्छा लैब में, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। सो लास्ट वन, हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करेंगे, और हाइड्रोकार्बन्स में नेचुरल और सर चलिए नेचुरल की बात कर लेते हैं। नेचुरल सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं इसके हाइड्रोकार्बन्स के? अच्छा तो नेचुरल सोर्सेज में ट्रीज, प्लांट्स, पैडी फील्ड, ठीक है जी, और एनारोबिक डिकम्पोजिशन है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, इन वाटर समहाउ, ठीक है जी। और यार ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिंपल बस बात की थी। अब वो चाय खा रहे हैं सर, एग्जैक्टली मैं हवा खा रहा हूँ बेसिकली तौर पे, ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जितने भी फॉसिल फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं उसके थ्रू जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की डेवलपमेंट होती है। और इंडस्ट्रियल चिमनी तो इंक्लूड नहीं है ना भाई, नहीं वो जाहिर सी बात है। इंडस्ट्रियल जो है अगर आपका वेस्ट मटेरियल एज आ एग्जॉस्ट की फॉर्म के अंदर जो है गैसेस फॉर्म के अंदर निकलता है तो इंडस्ट्रियल चिमनी आ गई ना भाई, ठीक है। और ना ऊंची चीज़ हूँ अरीशा, अच्छा बल्कि करेंट सर फरहान ने ही अवैस बन के सर अहमद को किया होगा, नाम मेरा लगा दिया। नहीं मैं ऐसी हरकतें करता नहीं हूँ वैसे, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जहाँ तक है तो रेजिडेंस हैं 3 to 7 ईयर्स तक जो है ये रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा। और हाइड्रोकार्बन्स आर द आल्सो मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है जी। एयर पोल्यूशन के ये मेजर जो है काज होते हैं। अब मैं ऐसे करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ना तो कोई है नहीं, बंद करना है आप लोगों ने अच्छी तरीके से। सो कुछ MCQs का जो है एक प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकायदा इस जो है सेशन को फिर खुदा हाफिज़ कहेंगे। वैसे तो अब अगर आप आगे देखें तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ें हमने देखना थी वो बेसिक तौर पे एसिड रेन है, ठीक है। एसिड रेन आपका जो है सिलेबस उसका हिस्सा है, ठीक है।
एसिड रेन है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने जो चीज़ें देखना थी वो बेसिकली तौर पे हमारे पास स्मोग है, ठीक है, वो आपने देखना थी, और डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। ये तीन थे, ठीक है, तीन पॉइंट्स थे, ओजोन, डिप्लेशन, स्मोक और एसिड रेन, के तीन टॉपिक्स थे जो हमने टोटली देखना थे। मैं पार्टी पे पोपर पढ़ूंगी लास्ट में, मतलब पार्टी पोपर, पता नहीं, समझ नहीं है अभी किस, क्या बात कर रहे हो सर। वो तो पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो हम पढ़ चुके हैं, एसिड हम पढ़ चुके हैं, उसके इफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, इवन ओजोन की बात हम कर चुके हैं। तो स्मोक आप लोगों ने खुद देखनी है, इसको जो है थोड़ा सा आपने जो है काइंडली ज़रूर खुद से एनालाइज करना है। मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज़ की फिर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। हाँ भाई, अब सारा ने कोई बात करनी थी तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया आधा घंटा, जिसके बाद हम फिर खुदा हाफिज़ कहेंगे। सर पीयू का फॉर्म में फार्मेसी डी का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। मैं बता, मतलब मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया था, जबकि उनकी फैकल्टी में फार्मेसी है। सर बता दें, बिल्कुल एग्जैक्टली सारा, मैं जो है खुद ही कल मैं आपको बताऊं कि जो है एक फॉर्म फिल कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी का ही बीएस के हवाले से, किसी और का था, तो उसमें मैंने बहुत कोशिश की कि मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने फिर उनसे यही कहा था कि आप काइंडली जो है कांटेक्ट करें पीयू, जो भी उनकी हेल्पलाइन है, इंफॉर्मेशन डेस्क है, उसको, और ये बताएं कि भाई आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सॉरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी लिखा हुआ है, लेकिन वो डिपार्टमेंट शो नहीं किया हुआ। सर कौन से स्टूडेंट्स आपको याद रहेंगे इस सेशन के? भी सारे याद रहेंगे, लेकिन ये था कि वो जो कि इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि जो बात करते हैं, यानी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी, क्लास पार्टिसिपेशन जिनकी अच्छी खासी होती है वो। अब देखो, मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था कि जैसे तहरीन ने उस दिन बस थोड़े बहुत जो है वो बात की, मतलब कुछ पार्टिसिपेशन शो की, लाइबा बहुत कम बात करती हैं यहाँ पर। इस तरीके से वानिया क्वेश्चंस कर लेती हैं और बड़े मज़े के क्वेश्चंस होते हैं। अर्स में आई सब मैं काफ़ी, मतलब फर्स्ट टाइम ही शायद मैं देख रहा हूँ उनको, ठीक है। इस तरीके से सुहेरा जो है वो भी बात नहीं करती हैं, ठीक है। इस तरीके से बाकी सब ठीक हैं, बाकी सब बात कर लेते हैं। सो पीयू वाले कॉल ही अटेंड नहीं करते भाई, वहाँ जाना पड़ेगा फिर। सर को कोई नहीं भूलने वाला, हाँ जी फिर बिल्कुल, मुझे कोई नहीं भूलने वाला, सारे याद रहेंगे। ऑनलाइन तो अभी फॉर्म आ ही नहीं रहा, आ गया है लाइवा, ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। आप जस्ट पीयू मेंशन करें, गूगल पे से सर्च करें तो आपका जो एडमिशन सेक्शन है उसमें ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। सर को कोई नहीं भूलेगा, लेकिन सर सबको भूल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा सर उसमें लिखा है फार्मेसी का एडमिशन शेड्यूल बाद में आएगा, अच्छा वो बाद में आएगा, अच्छा वैसे अभी तक उसमें कोई शो नहीं करता, सोचता है फिर बाद में आए। मैं भी नहीं भूलती, क्या बात है भाई इसमें। अच्छा तो कोई क्वेश्चन अगर आपका हो पूरे सेशन के हवाले से तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम जो है जल्दी से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, ठीक है, कि क्या एमसीक्यूज़ किस टाइप के एमसीक्यूज़ कौन से बनेंगे। बाकी मैंने वर्कशीट परसों अपलोड की थी, कल भी अपलोड नहीं कर सका, आज भी नहीं कर सका, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2-3 जो हैं और मज़ीद अपलोड कर दूँ। अगर भूल गए तो नंबर है ना सर, फ़ोन करके याद करेंगे, करवा देंगे भाई। क्या बात है भाई, सही कह रही है। अच्छा तहरीन कह रही है कि अस्मा आप तो कभी बोली ही ना, बोली या भूली? अच्छा देखो मैं आपको बताऊं, ये बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स के हवाले से। ऐसा ना हो सर नंबर ही ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मैं कभी नहीं करता। विल चेंज हिज नंबर, नहीं मैं चेंज नहीं करूँगा दुआ, आने वाले दिनों में तो मेरे नंबर यही रहेंगे। मैं बताऊँ कि ये मेरा यूफोन का नंबर है, ये तो मेरा आबाई नंबर समझ लें कि है, मतलब पुश्तों से चला आ रहा है ये। सर हम याद करवाएंगे फ़ोन करके आपको, आप तो करने से रहे, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा इस ये वाली सारी की सारी, ठीक है। अच्छा मैं बताने लगा था आप लोगों को, अच्छा फेवल भी जो है इंशाल्लाह करेंगे। सर आपने हमें दुआएं में, दिल में, दिमाग में, सब जगह याद रखना है इंशाल्लाह ज़रूर भाई, बहुत ऑफ यू, ठीक है जी। अच्छा सर आपसे मिलना है तो कैंपस आ जाऊँ, बिल्कुल कामिल, आप आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप में से कोई भी आ सकता है हमसे मिलने के लिए, जब भी आप चाहें आप लोग आ सकते हैं। सिर्फ कांटेक्ट कर लीजिएगा बिफोर अराइवल, आप मुझे बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पता नहीं हूँगा या नहीं हूँगा, किस वक्त अवेलेबल होऊंगा वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करने लगा था कि देखो स्टूडेंट्स का ये बहुत प्रॉब्लम रहता है
कि जो है चाहे आप लोगों के मार्क्स इवन 1000 को टच कर रहे हों, ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम अपने सर कंप्लीट एड्रेस बताएं। आए हाय, शायद जिसने आना होगा पूछ लेगा है। अच्छा, 27 अगस्त को नहीं, 27 जुलाई को किया था सर। चाय पिलाएंगे? हाँ जी, चाय भी पिलाऊंगा, ठीक है। मुझे पहचान लेना, ठीक है, अभी पहचान लूँगा आपको। भी पहचान लूँगा इशरत, पहचान लूँगा, कोई मसला नहीं है। वैसे भी ना वो जो यूनिक शख्सियात होती है ना, नमूने टाइप लोग, उनको दूर से पहचाना जा सकता है। क्या बताना है? अच्छा, सारा कुछ, अच्छा ठीक है, पिज़्ज़ा खिलाएंगे मुझे तो? हाँ, पिज़्ज़ा खिला दूंगा आपको मैं। चप्पल कबाब वैसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, सूटेबल रहेंगे आप सबके लिए, मज़े के लगेंगे आप लोगों को। बोलने दो भाई, क्या कर रहे हो? अच्छा, हाँ देखो, काबिल मेरा जो है असिस्टेंट है ना, पीए है, उससे पहले बात करना, फिर वो याद मुझसे टाइम लेगा, फिर आप उसमें मुझसे मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा सर, आप बता रहे थे कुछ, मैं बता रहा था कि मुझे बोलने दें यहाँ पे। ऑप्शनल के बारे में? मैं उदास लग रहा हूँ? नहीं, उदास नहीं। अच्छा, अवैस कह रहा है कि वो वहाँ गया था तो फिर उनको खिलाया था। अच्छा चलो, सही है। अच्छा चलो, अब मैं पहले ये करता हूँ कि पहले मैं वो जो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, पहले वो कर लूँ। देखो, मैं आपको बता रहा था कि चाहे आप भले आपके 1000 मार्क्स को जो है वो आपके टोटल मार्क्स हों, ठीक है, 1000 प्लस भी क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा, आपने कंपटीशन में हिस्सा लेना है, ठीक है। और कंपटीशन में आप जो है आने वाला जो कंपीटेंट है, ठीक है, उसको आप उसका आप लेवल जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितनी जो है नंबर ऑफ कंपीटेंट्स कितने, मतलब कंपीटेटर्स कितने होंगे जिन्होंने अप्लाई करना है, और टोटल उनका लेवल क्या होगा आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते। किस तरह की उनकी तैयारी है टेस्ट की, हमें नहीं जो है पता, ठीक है। सो अपने लिए सेफ साइड रखा करें, और सेफ साइड किस तरीके से हो सकता है कि कोई एक दो ऐसी फील्ड्स को ज़रूर चूज़ किया करें कि जिसमें थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट भी हो, और सेकेंडली तौर पे आपको लगे कि वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को ये लाजमी कहता हूँ कि भाई आपका जो है 1000 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, या 1000 के करीब करीब अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप ज़रूर एंट्री टेस्ट दें, और एंट्री टेस्ट के साथ साथ जो है आप पूरा जो है कॉन्फिडेंस रखें कि इंशाल्लाह मेरा हो जाएगा और मैंने जो है मेडिकल ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे होगी, जीसीयू हो गई, ठीक है, इस तरीके से जो है युवास हो गई, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लाहौर की बात कर रहा हूँ इस वक्त, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन हो गई, ठीक है। इन यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम केमिस्ट्री हो गया, या अगर आपको लगता है केमिस्ट्री नहीं तो डीप फार्मेसी हो गया, ठीक है, इस तरीके से बायो केमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक है। इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन में ज़रूर जो है अपने अपने फॉर्म ज़रूर फिर सबमिट करवाएं, क्योंकि देखो हमें अनसर्टेन है ना, अभी हम अनसर्टेन है कि भी हम हमारा टेस्ट जो है वो कैसा होता है, उसका रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है, उस पर डिफाइन होगा कि भी हमने आगे जो है वो करनी है, मतलब मेडिकल में ही रहना है, एमबीबीएस ही करना है, या अगर ना हो पाया तो फिर क्या ऑप्शन हमारे पास रह जाएगी। क्योंकि देखो, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करोगे, करना भी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अगर अल्लाह ना करे जो है वहाँ पर प्रॉब्लम होती तो पूरा साल ज़ाया जाएगा। तो साल को कवर करने के लिए आप जो है कम से कम बैक एंड पे कोई चीज़ रखें। मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत से ये भी होते हैं कि वो कहते हैं कि यार अगर लेट सपोज इस साल ना हुआ तो अगले साल हम जो है वो इम्प्रूव करके दे देंगे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के पेपर देके सो नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई कर देंगे। देखो, आप लोगों के मार्क्स ऑलमोस्ट जो है क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 1000 के करीब करीब आप लोगों के जो है अगर मार्क्स हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भी आप इम्प्रूव करें, तो अगर आप इम्प्रूव करेंगे भी तो कितना इम्प्रूव कर लेंगे? लेट सपोज जो है आप लोग 30 मार्क्स इम्प्रूव कर लेंगे, 40 मार्क्स इम्प्रूव कर लेंगे, तो 30 या 40 मार्क्स अगर आप इम्प्रूव करते हैं भी तो नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी आप जानते हैं कि हर साल मेरिट अब बढ़ता ही है, ठीक है।
सो अगर 30 to 40 मार्क्स अगर आप इंप्रूव कर भी लेते हैं तो फिर भी बहुत मुश्किल होता है कि जो है आप लोग अपना नाम उसमें लिस्ट में जो है डाल सकें। सो मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट से कि कम से कम आपका जो है साल जो है ना हो आपने कहीं और किसी और डिग्री में अपने आपको इनरोल करवाया हो। हाँ, उस डिग्री के साथ चलते हुए मैं आपको बताऊँ, मेरी अपनी क्लास फेलोज की प्रेजेंट एग्जाम्पल है। हमने 2014 में BS ऑनर्स स्टार्ट किया था और 2014 में हमने जब BS ऑनर्स स्टार्ट किया था तो मेरी ऑलमोस्ट जो है 6 to 7 जो है क्लास फेलोज थे कि जिन्होंने 2014 में BS स्टार्ट किया, 2015 के अंदर अपना FSc इंप्रूव किया था ताकि वो एक और चांस ले सकें कि उनका MBBS में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उनका नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ ना कि इनका नहीं हुआ था। इवन कुछ में उनमें से कुछ जो थे उन्होंने इंप्रूव भी किए थे अपने मार्क्स, लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाया, MBBS के लिए नहीं हो पाया, MBBS में नहीं वो एडमिशन ले सके। सो यही आपको बता रहा हूँ कि आप लोग चांस लें, ठीक है, आप इनरोल करवा लें किसी जगह पर और इनरोल करवाने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर जो है आप साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, ठीक है। FSc को भी जो है साथ में जो है अगर एक दो सब्जेक्ट आपने इंप्रूव करने भी हैं तो जो है साथ में लेके चलें और इम्प्रूवमेंट के पेपर दें। इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड, आप जो है मूव कर जाए वहाँ पर। अगर नहीं होती तो कम से कम साल तो ज़ाया नहीं हुआ ना आपका टाइम तो ज़ाया नहीं हुआ, तो इसलिए लाजमी आपने करना है। अच्छा जी, अच्छा आप मैं फिर से दोबारा से यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन कौन सी है क्वेश्चंस मेरे लिए आए हुए हैं। सर आपसे मिला हुआ हूँ फी पेमेंट के दौरान, याद करें। अच्छा कामिल आप आए हुए हो, क्या बात है भाई, आप तो आए हुए हो, मेरे से मिले हुए हो। सर मैं बिरयानी ले आऊँगी, आप पिज़्ज़ा खिला देना। डन है भाई इशरत, डन है, मतलब मेरी तरफ से पक्का है, ठीक है। अच्छा बायोकेमिस्ट्री भी एक अच्छा शोबा है, ठीक है, या प्योरली केमिस्ट्री भी कर सकते हैं आप लोग। वैसे बायोकेमिस्ट्री में आप लोग दोनों की तरफ जो है वो इक्वलेंट होते हैं। नहीं लटक नहीं जाते। इवन PPSC की जो भी इस वक्त जॉब्स आई हुई हैं उसमें इक्वलेंस दिया हुआ है, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री को भी केमिस्ट्री के दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है इसमें, मतलब आप लोग कर सकते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज, देखो जहाँ तक अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज की बात है, इवन कि आप लोगों को शायद जो है पता हो या ना पता हो, मुझे कंफर्म नहीं है, इवन के जो आपकी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें बहुत सी और टेक्नोलॉजीज़ भी आप लोगों को करवाई जाएंगी, जैसे रेडियोलॉजी है, जैसे कि जो है लैब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मेडिकल में ही रखेंगी, लेकिन उसके अच्छे खासे मेरिट भी हैं, ठीक है। एक्सरे टेक्नोलॉजी को पढ़ाते हैं, वो BS एक्सरे टेक्नोलॉजी करवाते हैं, पूरे 4 साल की डिग्री होती है। सो ये भी आप लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्योर साइंस तरफ ना जाएं, आप इधर रहें, तो आप ये भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप सिर्फ सर्च करें, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। हाँ जी, बायो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली। ठीक है, सारा मसला पता है क्या है। मैं ना जब भी मुझसे कोई साइकोलॉजी के हवाले से पूछता है या क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से पूछता है ना, तो मैं यही उनसे कहता हूँ कि ठीक है, मतलब एक ऑप्शन बेटर ऑप्शन है, लेकिन मतलब पता है क्या, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को भी होता है ना, तो अगर जो वो कोई एलिट क्लास से बिलोंग करता है, या अगर आप जो है डिफेंस रहते हो या मॉडल टाउन की तरफ रहते हो, तो फिर तो आप कंसल्ट करते हो साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है। आपका वहाँ पर अगर सेटअप बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है कंसल्ट कर, मतलब वहाँ पर आपकी चल सकती है। लेकिन अगर आप लोग जो है एक क्लास से बिलोंग नहीं करते या उस एरिया में नहीं रहते, ठीक है, आप नॉर्मल एरिया में रहते हैं, तो फिर वहाँ आपका साइकोलॉजी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर नॉर्मली तौर पर यही होता है कि कोई भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो तो हम कहते हैं कि भाई इसको जिन चिमड़ गए, तो इसको बाबा जी के पास ले जाओ, तंदुरुस्त करवाओ, ठीक है, या कुछ और चीज़ें वो लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो मतलब अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि साइकोलॉजी करें, तो फिर जो है तो सही, लेकिन सिचुएशन हुई भी वहाँ पर भी अच्छी खासी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको। सर D फॉर्म और B फॉर्म में क्या फ़र्क है भाई, ये कंफर्म मुझे भी नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी ये फील्ड एक्चुअली तौर पे नहीं थी। लेकिन दोनों के दोनों जो है, जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक मेरे ख्याल से बनता है और एक बैचलर ऑफ फार्मेसी बनता है, ठीक है। तो एक आई थिंक 5 ईयर्स की और एक 4 ईयर्स की है, आई थिंक, मुझे लगता है इस तरीके से, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली थी कि मुझे क्लियर नहीं है इस पर, ठीक है, मैं आपको मिस गाइड नहीं करता। सर मैं भी एक ऐसी एग्जांपल हूँ। अच्छा, आप भी एक ऐसी एग्जांपल हैं, क्या बात है जनाब। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी में लीज मेरिट कितना होता है? ये तो देखो यूजुअली डिपेंड करता है किस जो है आप
जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं। वैसे तो है इस दफ़ा लास्ट टाइम यूएचएस ने खुद आई थी मेरे ख्याल से मेरिट बनाए थे डिफरेंट जो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। वो डिपेंड करता है किस एरिया में आप जो है किसी एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। एंड दे गेट नीडफुल इंटेंशन एग्जैक्टली बिल्कुल सर आई वांट टू इम्प्रूव। अगर ना हुआ तो देखो, अगर मैं यही कह रहा था आप लोगों से, देखो मैं आपको बताता हूँ इम्प्रूवमेंट का मैं कभी भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि देखो ये बड़े दिल जिगरे वाली बात होती है। आपने एफएससी कर ली, एफएससी करने के बाद आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए जाते हैं 3 सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट्स, पता है क्या होता है? साइकोलॉजिकली तो आपका बड़ा इफेक्ट होता है आपके ऊपर, ठीक है। देखो ना प्रेशर होता है। अब देखो आपके साथ के जितने भी आपके फ्रेंड्स थे वो आगे चले गए, नेक्स्ट डिग्री में चले गए, इनरोल करवा लिया। आपकी कजन्स वगैरह जितने भी थे वो सारे सारे नेक्स्ट डिग्री में चले गए। अब आपको घर वाले भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके दोस्त भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपके जो भी पुप्पो खाला जो भी मतलब रिलेटिव हैं वो भी देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई इसने तो साल ज़ाया कर दिया, इसने क्या पढ़ना है, ठीक है जी, क्या इंप्रूव कर लेगी, नेक्स्ट ईयर पता नहीं होगा नहीं होगा। सो ये बातें ना आप लोगों को स्ट्रेस देती हैं, और जब इंसान स्ट्रेस लेता है ना तो उससे कुछ भी नहीं हो पाता, उससे कुछ भी नहीं हो पाता। हाँ, अगर जो आपके घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, इस तरह की कोई इस तरह का इन्वायरमेंट आपके घर का नहीं है, रिलैक्स मूड में रखते हैं, तो फिर आप इम्प्रूव करें टोटली फोकस करके। अगर आपको लगता है कि भाई इस तरह की चीज़ नहीं है, आपके जहन में ये इस तरह की बहुत सी बातें आएंगी कि भाई मेरे सारे दोस्त आगे चले गए, कज़न आगे चले गए, और स्ट्रेस है, प्रेशर है कि भाई अब तो इम्प्रूव करना है, और फिर हमने जो है लाजमी डिग्री में इनरोलमेंट करनी है, MBBS पे है करना ही करना है, तो फिर ना करें। या तो ये कि अपने साथ जो है अपना साल सिक्योर करने के लिए कोई डिग्री में इनरोलमेंट कर लें, और साथ में इम्प्रूवमेंट करने के जो है वो इम्प्रूव कर लें, ये हो सकता है। नहीं तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह से स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, और बाज़ औक़ात ये बहुत जो है उसके लिए प्रॉब्लम काज करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता। DPT कैसी फील्ड है? एक अच्छी फील्डर्स, और जो है मैं ये समझता हूँ कि डी फार्मेसी से बेटर जो है आप कह सकते हैं फील्ड, क्योंकि बी फार्मेसी में बहुत सैचुरेशन हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा होगी। किंग एडवर्ड का भी कोई टेस्ट होता है इन तमाम चीज़ों के लिए, वो खुद यहाँ से ओपन मेरिट बनाते हैं, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन वो UHS का टेस्ट ही जो है लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अच्छी फील्ड्स हैं। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी भी नहीं है, नहीं वहाँ पर नहीं है कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी आपको किंग एडवर्ड में मिल जाएगी। यस सर, बिल्कुल सिर्फ डॉक्टर बन जाना ही सब कुछ नहीं है। मुझे आपकी बात ये याद है, आपने कहा था कि हर फील्ड बेस्ट होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि तमाम फील्ड्स इक्वल इम्पॉर्टेंस रखती हैं, और देखो आपने अपनी डायरेक्शन खुद सेट करनी होती है, ठीक है ना। कभी भी आपका इंस्टीट्यूट और आपका जो टैग लगा हुआ है डिग्री का, ठीक है, वो कभी भी आपको एक्सेलरेट नहीं करवाता, आप अपने बलबूते पे आगे एक्सेलरेट करते हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट जो है आपको आगे ले जाता है, आप जो कॉन्फिडेंस अपना जो है डेवलप करते हो ड्यूरिंग द स्टडीज़, ठीक है, अपने स्टडीज़ के हवाले से, और जो आप लोग जो हैं अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते हो, जो भी जो है आप कह लें कि उस पढ़ाई से जो भी नॉलेज गेट करते हो, जो गट्स एंड स्किल्स डेवलप करते हो अपने अंदर, ये चीज़ें आगे ले आती हैं। आप लोगों को डिग्री टाइटल नहीं मैटर करता। इवन आपने अगर जो है, मैं ये भी आप लोगों से बात कर रहा था कि इवन आपने जो है वो उर्दू किया हो, अगर आप उसको उसमें पूरी कमांड है तो आप उसमें भी बहुत आगे चल सकते हैं, आगे बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, ठीक है। सो डिग्री नहीं डिफ़ाइन करती आपका आगे का फ्यूचर, नहीं, आप खुद डिफ़ाइन करते हैं, आपकी मेहनत डिफ़ाइन करती है। लाहौर में रिलेटिवली अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट जो है वो 90 के अराउंड रहा लास्ट टाइम, तो यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट लाहौर में 90 से अबव ही था। जो मेडिकल हैं अच्छे रिप्यूट के उसमें 85 84 तक भी है, सो इट्स हायर, इवन हायर। हम उधर घर लेने, अच्छा जी सर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है इम्प्रूव के अलावा, क्योंकि गुजरांवाला में मेडिकल का कुछ भी नहीं है, और मुझे आउट ऑफ सिटी की परमिशन नहीं है सिवाय MBBS के। तो मैं आपको यही कहूँगा गुजरांवाला में आप कोई अलाइड साइंसेस की या चलें प्योर साइंसेस के किसी भी सब्जेक्ट में इनरोल करवा लीजिएगा। देन टाइम मत ज़ाया करें यार, अपना साल क्यों ज़ाया करवाते हो, करवा लो। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आप किसी भी, लेट सपोज मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, ठीक है, BS केमिस्ट्री लेट सपोज आपने इनरोलमेंट अपनी करवा ली, आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जो है वहाँ के फ्रीडरिक कॉलेज में करवा लें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वर्कलोड आपके पास कितना होगा, आपने जस्ट यूनिवर्सिटी में गए, क्लासेस ली, ठीक है, 2 बजे तक अगर लेट सपोज आप फ्री हो चुके हैं, अगर आप हर दिन का काम हर दिन समेटने के आदी हैं तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में आप सारे जो है वो दिन की एक्टिविटी को समेट सकते हैं जो यूनिवर्सिटी में भी है, ठीक है।
उसके बाद फिर काम जो है मतलब जो टाइम है उसको डिवाइड कर लें, कुछ टाइम अपनी असाइनमेंट, कुछ प्रेजेंटेशन के लिए, कुछ अपना जो भी आपने काम करना था वो मतलब ये यूनिवर्सिटी वाला, और उसके बाद फिर रिमेनिंग टाइम आप एफएससी को दे दें। आपने कौन सा कोई शुरू दिन से जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है एफएससी की, नहीं होता है, इतना मुश्किल होता है। मतलब आप बोर हो जाते हैं यार एक ही बुक को पढ़ पढ़ के। तो अदर मैं आपको ये कहूँगा कि आप कम से कम टाइम में ज़ाया कीजिएगा, अपने आपको इनरोल करवा लीजिएगा किसी न किसी जगह पे, ताकि ये कि वैरायटी मिले आपको। आप एफएससी भी कर रहे हो लेकिन साथ में कुछ नया चीज़ मिल रही है आपको, आपके अंदर लगन है। क्या फील्ड प्रेफर करते हैं? देखो मैं आपको बताऊं कि मैं फील्ड तो बता दूंगा आपको, मसला सिर्फ ये है कि अगर आपका अपना इंटरेस्ट ना हो, आपका कैलिबर ना हो। देखो ना, कैलिबर और इंटरेस्ट ये दो चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आपने करना क्या है। बेसिक तौर पे कैलिबर और इंटरेस्ट आपका डिफाइन करता है। देखो मैं केमिस्ट्री कह दूं आपको, आपकी केमिस्ट्री एफएससी में भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आपकी केमिस्ट्री आपको समझ ही नहीं आती है, 10th में भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसके बाद फिर कैलिबर आपका है नहीं है, इंटरेस्ट भी आपका थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है। और मैं रिकमेंड कर दूं कि इट्स द मेजर फील्ड के जो हर जगह पे टच करती है, इसका ये स्कोप ये स्कोप ये स्कोप ये सुना दूं आपको, लेकिन फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका अपना इंटरेस्ट नहीं था ना आपको समझ आती है। तो फिर आप डिग्री ले लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सो यही चीज़ है कि भी आपकी अपने स्कोप जो है, आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका कैलिबर किस तरह का है, यानी आपको क्या चीज़ समझ आती है, जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप फर्दर आगे एक्सेलरेट करें तो आप अच्छा जो है मार्जिन रख सकती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है, इसके अंदर जो है आपको देखना होता है ना। भाई मैं प्री इंजीनियरिंग का था, इट्स नॉट मेडिकल, मैं मेडिकल का नहीं था, इससे तो जो है मतलब मुझे ज़्यादा मेडिकल मतलब बायो इतनी खास स्ट्रॉन्ग नहीं आती। डीपीटी बहुत अच्छी है लेकिन उसकी जॉब्स नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें मेजरली जो लोग ये कंज्यूम होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में, यानी प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाते हैं ये लोग। सो आप लोगों ने आपस में गप्पे मारनी है। सर ये ईरान में एमबीबीएस करना कैसा रहेगा? शरीका आप वहाँ जाएंगी, ठीक है, वहाँ जाके अच्छा खासा जो है, एक तो ये कि आप घर से दूर जा रहे हैं, पैसा खर्च करते हैं आप लोग, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आकर जो है वो एक टेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि चाइना से लोग डिग्री कर कर आते हैं डॉक्टर की, उसके बाद यहाँ पर आके यूएचएस का उनको, या पाकिस्तान में पीएमडीसी जो है उसका बेसिक तौर पर उनको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है ताकि उनकी डिग्री मानी जाए। तो वो टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ अगर आप वहाँ पर स्किल्स वगैरह डेवलप कर लेती हैं और आपको कुछ समझ आ जाती है, मतलब कुछ आप लोग जो है सीख जाते हैं, तो फिर आके आप टेस्ट को परफॉर्म कर लेंगे और इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है आप कर सकते हैं। हाँ ये सारा है ऐसा। देखो सिक्योरिटी अगर आपके पास नहीं है कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि घर की तरफ से कि भाई आप डिग्री कंप्लीट कर लें, उसके बाद कोई इस तरह का काम हो, तो मेरे ख्याल से इतना जल्दी करना नहीं चाहिए। इट्स टू अर्ली कि आप जो है किसी एक स्टूडेंट को, मतलब किसी बच्चे को जो है इस तरीके से जो है आप लोग अपना कर दें, मतलब बाउंड कर देंगे। एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ही अजीब व गरीब है। मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि कम से कम जब तक आपकी अपनी एजुकेशन पूरी नहीं है ना, कम से कम जब तक आपकी एजुकेशन पूरी नहीं है, वो जो इंगेजमेंट वाला मामला भी है ना, वो भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स मतलब के लिए, किसी के लिए, फीमेल या मेल के लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि वो एक बाउंडनेस हो जाती है जिसके बाद फिर आपको मतलब ना चाहते हुए भी जो है कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड, कोई टाइम, कोई बातचीत, कुछ इस तरह की बहुत से मसले मसाइल होते हैं, मतलब मसाइल होते हैं। और शादी मेरे ख्याल से जब तक जो है वो कंप्लीट सेटल कोई मेल एंड फीमेल ना हो जाए अपनी लाइफ के अंदर, अपने अपनी डिग्रीज कंप्लीट ना कर ले, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये बाकी हमारे घरानों में यही होता है, मतलब यही चलता है, जिस तरह की सोच है इस हवाले से, तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन बस क्या करें। ये सबसे बचने का तरीका मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि हर किसी घराने के अपने अपने जो है वो रस्म रवाज, अपनी बातें, अपनी सोच बड़े बूढ़ों की होती है। अब उनको है किस तरीके से कर सकते हैं टैकल। हाँ टेस्ट तो हो जाता है जी इशरत। हाँ जी आप लोगों की दुआ फेवरेबल होगी इंशाल्लाह, मैं करवाऊंगा आप लोगों की। हाँ जी जल्दी से तैयार शरीका। यार ये साइकोलॉजी मैंने बता चुका हूँ आपको, और न्यूट्रिएंट्स उससे भी जो है ना, साइकोलॉजी का फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बेटर स्कोप हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं बताऊँ कि न्यूट्रिशन जो है जो बनते हैं, मैं बताऊँ हरीम के, मेरी एक स्टूडेंट हैं जो कि लाहौर यूनिवर्सिटी से इस वक्त जो है, दी लाहौर यूनिवर्सिटी जो है उससे बीएस न्यूट्रिशन कर रही हैं, और मुझसे वो पूछ रही थी सर मेरा आगे स्कोप। मैंने कहा भाई आपने करना क्या है, आप अगर जो किसी अच्छे इलाके में चली जाती हैं, वहाँ पर कोई अपना क्लिनिक श्लिनिक खोल लेती हैं तो फिर तो है,
नहीं तो बाकी कोई भी हमारे जो है मतलब लोगों में कोई भी अवेयरनेस नहीं है। वो बस जो खाते हैं खाते चले जाते हैं, जो लगाते हैं अपने चेहरे पे लगाते चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गाइडेंस रिक्वायर नहीं होती। तो ये बहुत कम मतलब हमारा, हम कह सकते हैं हमारा सेटअप इस तरह का नहीं है, हमारा नहीं होता। सारा क्या लेके बैठ गई बातें। मैं एक्सपीरियंस मुझे इस तरह का मतलब मेरा ये मानना है, मतलब मैं सिर्फ अपनी सोच बताता हूँ, ठीक है। ओह अच्छा अच्छा आसमा, ठीक है ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ कि भाई मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा। बिजी से मुराद ये है कि अब अभी अभी तो जो है इंस्टीट्यूशंस ओपन नहीं हुए थे। अब इंस्टीट्यूशंस ओपन हो गए, मेरी रूटीन पता है किस किस्म की होगी कि सुबह यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर वहाँ से डायरेक्टली ऑफिस, उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूशन जो कि मेरे अंडर है। ये इंस्टीट्यूशन यहाँ मैं हेड ऑफ एकेडमिक्स हूँ। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है जो फिजिकल इंस्टीट्यूशन है, वो भी मेरे अंडर है, मैं वहाँ पर भी है हेड ऑर्गेनाइजर हूँ समहाउ। अभी मैं सुबह आते भाई आप लोगों के पास पहले वहाँ पर गया था, वहाँ मैंने कुछ इंटरव्यू कंडक्ट किए और कुछ लोगों को सिलेक्ट करना था फैकल्टी। सो वो करवा के फिर उसके बाद यहाँ पर आया हूँ। तो रात गए तक यानी 9 o'clock या 8:30 या 8:45 o'clock तो मैं वहाँ पर भी बिज़ी रहूँगा। सो मेरी हेक्टिक किस्म की रूटीन जो है वो अभी अभी स्टिल स्टार्ट होने वाली है। अभी तो ये कम थी, अब होने वाली है और भी टफ हो जाएगा। सर हम सिंपल बीए करके सीएसएस कर सकते हैं, कर लें तो भाई कर सकते हैं शरीका, लेकिन इतना आसान नहीं है सीएसएस। गोल एक अच्छा है, आप लोगों का अच्छा गोल आपने सेट किया हुआ है, लेकिन वही इशू कि अगर आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं और आप पूरी जान लगाते हैं और फिर उसके बाद करते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप को तो मसला नहीं है। सर मैम सबा को बुला लेना अब, चलो देखते हैं। नहीं देखो आईटी और सीएस में आप जा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए मैथ कंपलसरी है। अगर आप एडिशनल मैथ दे दें एफएससी का फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फॉर आईटी एंड सीएस आप नहीं कर सकते। काबिल कर सकते हैं। अच्छा भाई, सो आपके क्वेश्चंस वगैरह आई थिंक मेरे ख्याल से हो चुके हैं पूरे। ओके सर, ये भी बता दें कि बायोटेक्नोलॉजी कैसी फील्ड है, अच्छी फील्ड है, लेकिन ये है कि जॉब वाइज बात करूं तो इतनी सिक्योर नहीं है वो भी। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो है किसी एक कहते हैं ना कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें एज आ जो है ये जो आप कहते हैं ना कि जो हाई लेवल के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के इस तरह की चीज़ों के, ठीक है, वो आप लोगों को मतलब हायर कर सकते हैं। बाकी ठीक है, अच्छी फील्ड है। मतलब मैं इस तरह की फील्ड्स को इस तरह मतलब कहते हैं ना कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता, क्योंकि इनकी आगे चल के फिर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। मतलब ये उस तरह की फील्ड्स नहीं है कि हर जगह पे हम जा सकें। ये कैसे हो सकता है भाई, BS CS करने लगी हैं वो बायोलॉजी से डायरेक्टली तौर पे? नहीं सर, हम नज़र नहीं लगाते भाई, वो कहती हैं। आगे और रमीज़ जवान होके हैं, क्या नहीं बताया वैसे बता दो। सीए हाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेकिन उसमें लेबल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, मतलब स्ट्रांग समझा दिए कि बड़े मुश्किल होते हैं। आप लोगों को अच्छा खासा जो है टाइम देना पड़ता है। हमारी फेवर में आतिफ असलम आएंगे, हाँ मैं कहता हूँ कि करते हैं ये कर सकते हो, लेकिन वही इशू के आप लोगों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है। अब वहाँ पर देखो सीए में आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो रिलेटेड टू मैथ होते हैं, उसमें आपको मैथ का थोड़ा बहुत चाहिए होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपका बिल्कुल भी नहीं तो कैसे करोगे आप लोग सर? फिर अच्छी फील्ड है कौन सी आप बताते हैं? भाई मैं बताऊँ आपको कि सिक्योर फील्ड आपका अपना MBBS, ठीक है, या फिर उसके अलावा आप जो है DPT कर सकते हैं। आप लोग जो है प्योर साइंसेस में आप आ सकते हैं, ठीक है। बाकी करते हैं तो उसमें मतलब जैसे आप लोग अलाइड साइंसेस में वो मैंने आपको बताया था ना डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम सिक्योर फील्ड्स हैं जो कि वेल नॉन रिप्यूटेड है डिग्रीज हैं, जिनका पता भी है सबको है। तैयारी इस तरह से है कि देखो, एक तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, सारे के सारे जो कुछ भी आपने जहाँ तक भी आपने पढ़ा हुआ है सारा कुछ, ठीक है, वो करो। और उसके साथ साथ जो है जो भी हेल्पिंग मटेरियल आपको मिलता है, जैसे कि हमने आप लोगों को कुछ MCQs प्रोवाइड किए हुए हैं,
टेस्ट की फॉर्म में आपके पास एमसीक्यूज आ चुके हैं, वो देखो, ठीक है। अपने पुरानी टेस्ट निकाल के देखो, खोल के देखो उसमें क्या मिस्टेक थी जो आपने की, वो देख लो। इस तरीके से अभी एक आप 2 टेस्ट आप लोगों के होने, एक पार्ट 2 का आपका वेडनेसडे को होने जा रहा है और एक टेस्ट आप लोगों का फुल लेंथ होगा जिसमें कि सारा सिलेबस शामिल होगा, वो दें, ठीक है। सो उससे कुछ बेटर जो है बन जाएगा। LCW से फॉर्म दी, अगर वो ऑफ़र करे, मुझे कंफर्म नहीं है कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो ये कर भी रही है या नहीं कर रही है ऑफ़र, लेकिन अगर कर रही है तो आप कर सकते हैं फॉर्म डी, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं सर, हमारे अलग से करें फेयरवेल। अच्छा जी, चलें मान लेते हैं आप लोगों की अलग से कर लेंगे, आप लोगों की मैं प्लान करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर, आतिफ नहीं तो माहिरा ख़ान को बुला लीजिएगा, चलें जी, उनको बुला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ उसका शेड्यूल कर लो, उसके अकॉर्डिंग कर लो। सर हमारी अलग से, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। गलत बहुत नम्स वालों को बीच में ना डालें, ठीक है जी, मान लेते हैं आप लोगों की अलग से करेंगे, आप लोगों को उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं वहाँ से ना। ठीक है, फिर आप लोग कर सकते हैं वहाँ से। चलो डन कर दिया, ठीक है। चलो जी, फिर अब आपसे जो है इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर कभी, और जो है मतलब फिर कभी से मुराद ये है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ कंटेक्ट में कैंपस पे, और इसके साथ साथ आप जो है मुझे, आप में से कोई भी अप्रोच कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आप लोग अब आगे चलते हुए जो है आप लोगों ने एडमिशन फ़ेज़ की तरफ जाना है, एडमिशन लेने के फ़ेज़ की तरफ जाना है, तो उसमें जो है आप बेफिक्र रहें, इफ्तिखार ठाकुर को बुला लें, ठीक है जी। फिजा आपकी बात भी मान लेते हैं। सो आप मुझसे जो है डायरेक्टली कोई भी अगर आपकी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग जो है मुझसे मेरी मतलब राय ले सकते हैं अपने हवाले से कि भाई मुझे किस में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। 3-4 ऑप्शन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अरीशा याद है आपको, मैंने इतना बुरा गाया था ये अच्छा, हाँ भाई, ये पहला एक्सपीरियंस था ऑनलाइन का। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? वैसे मैंने ये पूछा नहीं लास्ट में ना, चलो खैर अभी बता दो जल्दी से, 1 मिनट में बताना जल्दी से आप लोगों ने कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, और सेकंड मिनट में हम अपनी क्लोजिंग करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की लास्ट फाइनल क्लास थी, उसके बाद आप लोगों से एक इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात होगी। सर जो मुझसे कांटेक्ट करना है वो मेरा इंस्टा पेज फॉलो कर ले, हाँ भी जिसने सारा से करना है वो कर ले। अच्छा चलें, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत आला एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का। ये सर आपकी बर्थडे पे गए थे आपने हैं पर गए थे आपने बदल, अच्छा गाया था मैंने अपना। अच्छा चलें, ठीक है, सही है भाई। बहुत मज़े का, ठीक है। बहुत मुझे कमिंग सून से नफरत है, ठीक है, सही है। ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की सपोर्ट थी, आप लोगों का साथ था इस पूरे सेशन में। आप लोगों ने हमें सराहा, ठीक है। आपने बेसिक तौर पे इस सिस्टम को बहुत बेहतर बनाया, क्योंकि देखो आप लोगों की सजेशंस को हमने बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया अपने सिस्टम के अंदर और अपलिफ्ट किया अपने सिस्टम को, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि बहुत सी मिस्टेक्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस की हैं कैंपस के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कमिंग सून वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से मदद ख्वाह हूँ, और जो है क्या कहते हैं, हमारी पूरी लगन थी, पूरी जो है मतलब एनर्जी थी कि हम पूरी हमारी जो है क्या कहते हैं कि दिली ख्वाहिश थी कि हम आपको अपना बेस्ट प्रोवाइड करें, और मेरी पूरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेस्ट फैकल्टी आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को वो पढ़ाएं और आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, और मैक्सिमम जितना हो सकता है, ठीक है, जो आप लोगों को डिलीवर किया जाए। बाकी जो है दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं, हमेशा जो है आप लोगों के साथ मेरी दुआएं रहेंगी। इंशाल्लाह जो है वो फेयरवेल भी हम करेंगे। मैं आप लोगों को कल या परसों जब भी जो है हम डिसाइड कर पाएंगे तो जो है ना आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को जो है इंटीमेट कर दूंगा। वो हमारा फाइनल सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, और उसमें मैं आप लोगों को लाइव लूँगा। सो जो भी चाहेगा उसको मैं लाइव लूँगा, उसमें कोई बड़ी वाली बात, मतलब बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ई-कैट के हवाले से कुछ एक सेशन करने की कोशिश की थी, तो मैंने एक दफ़ा उनको जो है लिंक शेयर कर दिया, वो सारे के सारे जो हैं क्या कहते हैं एकदम से वो आए, तो मेरा बेचारा सिस्टम बेचारा बैठ गया था, मुझे कुछ सुना नहीं दे रहा था कि मैं मतलब कोई क्या बोल रहा है। वो तो एक नायाब की मेहरबानी थी कि वो
आगे लेके जो है क्या कहते हैं चल रही थी सेशन को, क्योंकि उन्हें सुनाई दे रहा था उनका सिस्टम वर्किंग था, मेरा वर्किंग नहीं कर रहा था, ब्लॉक हो चुका था। ठीक है, सो वन बाय वन आप लोगों को ऐड करूँगा। ठीक है, और जो भी चाहेगा ऐड हो सकता है, उसमें आ सकता है लाइव हमारे साथ, अपनी जो भी आपकी जो है वो बातें हैं वो शेयर कर सकता है अपनी। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ पर्सनली तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था एमडी कैट का ऑनलाइन पढ़ाने का। पहले मैंने पढ़ाया हुआ, लेकिन वो जस्ट रिकॉर्डेड मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया था, इस तरीके से लाइव नहीं पढ़ाया था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइव आप लोगों को पढ़ाने का एमडी कैट। वैसे तो मैं आपको बताया कि मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ इल्म की दुनिया और कैंपस के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे स्टूडेंट मुझे मिले, कोऑपरेटिव थे। थोड़ी बहुत हमने जो है वो अपना क्या कहते हैं गुस्से वाली बातें भी की, डांटा डूंडा भी मैंने आप लोगों को, लेकिन बस वो आप लोगों की भलाई के लिए था और जो है आप लोगों को मतलब कुछ सीधा करने के लिए था, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए था। ठीक है, बाकी जो है हाँ जी, मेरी दुआ है कि आप सब डॉक्टर बने, बहुत अच्छे जो है इंस्टीट्यूट्स में आपका एडमिशन हो, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला आपको लंबी और बेहतरीन उम्र जो है वो नसीब करे, आप लोग सबके जो है नसीब अच्छे हों, आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ें। और हमेशा हमें भी फिर याद रखें कि भाई कभी जो है फरहान, अहमद, रिजवान या फिर जो है हमारे थर्ड पर्सन कौन के आजिब, ठीक है, हमें पढ़ाया करते थे और हमने उनसे कभी पढ़ा था, तो हमें याद रखिएगा। और बाकी ये कि हम में से कोई भी जो है जिससे भी आप कांटेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, हम सब अवेलेबल हैं आप सबके लिए और हमेशा रहेंगे और हमेशा आप लोगों के लिए दुआ गो भी रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर रिस्पेक्ट, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो कि आप लोगों ने डेडिकेशन अपनी शो की हमारे साथ। और जो है शादी की इनविटेशन कार्ड भी ज़रूर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, सही है, जब भी फाइनल हुआ कुछ तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग जो हैं क्या कहते हैं ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लाहौर में होगी, मोस्ट प्रॉबेबली लाहौर में ही होगी। ठीक है, मतलब लाहौर में मैं यहाँ पर हूँ सेटल, सब घर वाले तो यहीं पर ही होगी। ठीक है, सो आप लोग में से कोई भी आना चाहे तो ज़रूर आ सकता है। ठीक है, और ये कैंपस वैसे तौर पर एक हमारा घर था जिसमें कि हम सब के सब जो थे वो इस घराने का हिस्सा थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी हमने किया है, लड़ाइयाँ भी की हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ओवरऑल अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन सेशन रहा ये, जिसमें कि हमने एक दूसरे से कोऑपरेट किया, मैंने भी, आप सब ने भी और तमाम टीचर्स ने। ठीक है जी, सो मिलते हैं इंशाल्लाह अब फिर नेक्स्ट अपने फाइनल जो फेयरवेल सेशन था उसके अंदर मिलेंगे, फेयरवेल सेशन है उसमें मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।